हाय गाइस, वेलकम टू गुल्लक फाइनेंस। मैं अगर आप लोगों से सवाल करूं कि आपको क्या पता है डी डॉलराइजेशन कब से स्टार्ट हुआ? ज्यादातर लोगों का आंसर होगा कि जब रशिया यूक्रेन का वार हुआ और यूएसए ने रशिया का एसेट फ्रीज कर दिया, उसके बाद से डी डॉलराइजेशन का बात होने लगा। कुछ हद तक आपका स्टेटमेंट सही है क्योंकि बात उस टाइम से होने लगा, लेकिन डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया था यूरोपियन यूनियन ने। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब तक पूरे दुनिया कंगाल हो चुका था क्योंकि यूएसए से हथियार खरीद खरीद के सारा वार ये लोग फंडिंग कर रहा था और वार ये लोग जीतने के बावजूद भी ये लोग पास अब कुछ बचा नहीं था, जबकि यूएस ने इतना ज्यादा हथियार बेचा कि सारा पैसा उसके पास आ चुका था। अब सिनेरियो देखो, यूएस के पास काफी ज्यादा पैसा है, उसके पास ऐसा फैक्ट्री से एंड इनोवेशन के थ्रू से उसने ऐसे ऐसे हथियार भी बना चुका कि अब वो खुद भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसे टाइम पे बाकी दुनिया को यूएसए ने बोला कि आप लोगों ने वार जीत गए और आप मेरे से हथियार खरीदे, तो चलिए आपका डेवलपमेंट के लिए मैं आपको लोन दूंगा। तो दुनिया को लगा ठीक है, लेकिन यूएसए ने बोला कि ये सारा लोन आपको मैं डॉलर पे ही दूंगा और आपको एज ए डॉलर ही रिटर्न करना पड़ेगा। तो उस टाइम लोगों को माइंड पे एक डाउट आया कि डॉलर पे ही अगर हम लोग सारा कुछ करेंगे तो ये कभी भी बहुत ज्यादा डॉलर छापते रहेगा, तो ये जब बहुत ज्यादा डॉलर छापता रहेगा तो उसका करेंसी का वैल्यू गिर जाएगा। तो हम लोग तो डॉलर पे लोन लेंगे, लेकिन हमें जब रिटर्न करना हो तो तब तो हम लोग के लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ये चीज। तो यूएस ने बोला इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग डॉलर को ऐसे ही नहीं छापते रहेंगे, इसको गोल्ड के साथ बैक कर देंगे। तो उस टाइम का रेट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड हुआ कि $35 में 1 आउंस गोल्ड मिलेगा। 1 आउंस होता है लगभग 28.35 ग्राम। तो बेसिकली $35 में 28 ग्राम का गोल्ड मिलेगा और इसी रेट से वो डॉलर छाप सकता अगर उसके पास गोल्ड है। तो लोग इसको एज ए रिजर्व करेंसी के तौर पे भी रखने लगे, क्योंकि अगर हम गोल्ड रखते हैं या डॉलर रखते हैं दोनों एक ही बात है। लेकिन ट्विस्ट आता है 1971 में। 1971 में रिचर्ड निक्सन जब वहां का प्रेसिडेंट था, उन्होंने बोला कि आप ये $35 में जो 1 आउंस गोल्ड मिलता था, ये कंडीशन को हम लोग खत्म करते हैं। अब हम लोग जितना चाहे उतना डॉलर प्रिंट कर सकते हैं, इसमें गोल्ड बैक्ड कुछ भी नहीं है। तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद कुछ कंट्रीज को ये खटका कि अगर इस तरह से चलता रहा तो यूएस तो जितना चाहे डॉलर छापता रहेगा, हम लोग जितना चाहे उसको रिजर्व करते रहेंगे और टाइम के साथ तो यूएस का करेंसी मजबूत होते चला जाएगा। तो 1999 में यूरोप को लगा कि इस तरह से अगर डॉलर मजबूत होता रहा तो हम लोग तो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएंगे यूएसए के ऊपर। तो उन लोगों ने एक यूरोपियन यूनियन बनाया और उसका एक करेंसी रखा जिसका नाम रखा यूरो। ये था फर्स्ट डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट, जो कि यूरोप ने, यूएस का सबसे अच्छा दोस्त यूरोप ने स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ तक भी बात बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा था, क्योंकि अभी तक बस करेंसी का वार चल रहा था। लेकिन जब रशिया और यूक्रेन का वार हुआ तो यूएसए ने सारा रशिया का जितने डॉलर था उसको बोल दिया कि अब से ये सारा पैसा मेरा है, यूएस का नहीं है। अब सोचो, इंडिया के पास मान लो $700 बिलियन का जो रिजर्व है, उसमें से $400 बिलियन यूएस डॉलर है। कल को इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई होता है और यूएसए पाकिस्तान का साथ देता है और उसके लिए बोल देता है कि 400 बिलियन जो इंडिया का है वो अब हम लोग का हो गया, और वही पैसा को वो पाकिस्तान को दे देगा कि लड़ते रहो तुम लोग। तो इससे ये हुआ कि पैसा तो हम लोग का है, दुश्मन हम लोग का पाकिस्तान है, लेकिन यूएसए आप पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा हमारा ही पैसा से, हमारे अगेंस्ट लड़ने के लिए। सेम चीज हुआ रशिया और यूक्रेन के साथ। तो इससे पूरी दुनिया को लगा, तो इस तरह से अगर हम लोग डॉलर को एज ए रिजर्व करेंसी रखने लगे तो यूएस तो जब जो चाहे वही चीज करवा सकता हम लोगों के साथ। तो रशिया यूक्रेन का वार के बाद सारे कंट्री को लगा कि हमारा इसका कोई अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। इसीलिए आप इस ग्राफ पे अगर देखेंगे तो जहां 2015 में 66% डॉलर एज ए रिजर्व के तौर पे रखा जाता था, ये 2025 आते आते सिर्फ 57% बचा है। अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर साल 1-1% करके डॉलर का रिजर्व घटते जा रहा है। अब देखिए, अगर डी डॉलराइजेशन करना है तो डॉलर का एक्चुअल में यूज टोटल 4 जगह में होता है, तो ये चारों जगह से रिप्लेस करना पड़ेगा डॉलर को, तब जाके डी डॉलराइजेशन पॉसिबल है। सबसे पहला है ट्रेड सेटलमेंट के लिए करेंसी। वर्ल्ड में जितने भी ट्रेड होते हैं उसमें लगभग 49% डॉलर में ट्रेड होता है एंड 21% यूरो में ट्रेड होता है। तो अगर डी डॉलराइजेशन होता है और डॉलर को रिप्लेस करना है तो ये 49% जो ट्रेड के लिए करेंसी के तौर पे यूज होता है, इसका कुछ ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। लेकिन यूरो में भी 21% ट्रेड हो रहा, तो क्या डॉलर को रिप्लेस करके यूरो हो जाएगा, फिर यूरोप उस तरह से डोमिनेट करेगा? इसलिए हमें कुछ ऐसा अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा जिससे कोई एक कंट्री या 2-3 कंट्री उस पर डिपेंडेंट ना हो। सेकंड, देखा जाए तो रिजर्व करेंसी के तौर पे डॉलर को यूज किया जाता है, लेकिन टाइम के साथ ये काफी तेजी से घटा है और आने वाले टाइम पे ये और ज्यादा घटेगा, स्पेशली रशिया यूक्रेन वार की वजह से। 1970s में जहां तक ये 85% डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी हुआ करता था, 2000 आते आते ये 71% में रह गया, 2015 में ये 65% रह गया एंड 2025 में ये घट के 57% में आ गया। तो ऐसा नहीं कि डॉलर का रिजर्व के तौर पे कंप्लीटली कोलैप्स हो रहा, लेकिन धीरे धीरे ये गिरते जा रहा। तो इस तरह से गिरते गिरते एक टाइम आ जाएगा कि एक सर्टेन परसेंटेज में आके ये स्टेगनेंट हो जाएगा। तीसरा है
है प्राइसिंग करेंसी। देखिए आज के डेट में कहीं भी क्रूड ऑयल का प्राइस चेक कीजिएगा आपको डॉलर पे ही मिलेगा। इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर गोल्ड का प्राइस चेक कीजिएगा तो आपको डॉलर में ही मिलेगा। तो आज भी सारे कमोडिटी का प्राइस अगर देखा जाए या क्रूड ऑयल का, इस तरह का बहुत सारी चीजों का प्राइस जो है वो देखा जाए तो डॉलर पे ही होता है। लेकिन एक जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्लोली बहुत सारा ऐसा ट्रेड डील हो रहा, इवन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा जो अब नॉन डॉलर पे हो रहा, मतलब डॉलर छोड़ के दूसरे करेंसीज में हो रहा। अब ये देखना है कि टाइम के साथ कितना तेजी से दूसरे करेंसीज में ये ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यूज। जैसे गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज है, सिल्वर के अंदर उस तरह से कुछ वैल्यूज है, लेकिन उसी तरह जब पहले बैक्ड डेटेड में गोल्ड बैक्ड होता था डॉलर, उस टाइम डॉलर और गोल्ड को बराबर देखा जाता था। लेकिन आज भी एज ए डॉलर देखा जाए तो उसका अपना वैल्यू है गोल्ड की तरह ही, क्योंकि बहुत सारा कंट्रीज एक डॉलर को सिर्फ रिजर्व ही नहीं करते या डॉलर का बॉन्ड भी खरीद के रखते हैं कि दुनिया का सारा करेंसी अगर डूब भी जाए तो भी लोगों का ये ट्रस्ट है कि डॉलर कभी नहीं डूबेगा। इसीलिए जब आप देखते होंगे स्टॉक मार्केट में उथल पुथल होता है तो लोग यूएस का बॉन्ड्स खरीद लेते हैं एज ए डॉलर के फॉर्म पे। तो अगर डी डॉलराइजेशन करना है तो ये 4 पॉइंट पे काम करना पड़ेगा, द सेटलमेंट करेंसी, द रिजर्व करेंसी, प्राइसिंग करेंसी एंड सोर्स ऑफ वैल्यू। अगर ये चारों जगह से डॉलर को एलिमिनेट कर दिया जाता है तो डी डॉलराइजेशन काफी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब इंडिया का क्या पोजीशन है डी डॉलराइजेशन को लेके? देखिए इंडिया का पोजीशन तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आज के डेट में लगभग 690 बिलियन डॉलर के आसपास इंडिया के पास रिजर्व है। इसमें से 55 से 60% सिर्फ डॉलर पे ही रिजर्व रखा हुआ है। तो अगर $700 में से अगर देखा जाए तो 60% ये लगभग आता है $400 बिलियन के आसपास। स्लोली इंडिया अब गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो काफी कम है। अभी भी गोल्ड रिजर्व में सिर्फ 9% है इंडिया के पास। तो रिजर्व पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इंडिया को अभी बहुत दूर जाना है डॉलर को छोड़ने के लिए। ये बहुत जल्दी या नेक्स्ट 10 ईयर या 15 ईयर पे तो पॉसिबल नहीं है, मे बी उससे भी ज्यादा टाइम लगे। तो देखिए अब तक तो ये समझ में आ ही गया कि डी डॉलराइजेशन पे सब कंट्री सीरियस है, लेकिन कैसे इसको पॉसिबल है? सबसे पहला पॉसिबिलिटी देखता है कि कोई अल्टरनेटिव करेंसी लेके आना, जैसे ब्रिक्स करेंसी पे बात हो रही है अभी। इसके अलावा भी बहुत सारा कंट्रीज आप अपना खुद का लोकल करेंसी पे ट्रेड करने लगे, जैसे रशिया और इंडिया रूपी रूबल में ट्रेड करते हैं, उसी तरह चाइना एंड ब्राजील येन पे ट्रेड करते हैं, आसियान कंट्रीज अपना लोकल करेंसी पे ट्रेड करते हैं। इवन चाइना ने स्विफ्ट की तरह एक एम ब्रिज करके प्लेटफॉर्म बनाया जो चाइना, यूएई एंड थाईलैंड ये 3 कंट्री आपस में उस स्विफ्ट की तरह ही एम ब्रिज में ट्रेड करते हैं। अब देखिए जो बात चल रही है इतना ज्यादा ब्रिक्स करेंसी का, क्या ये सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए इंडिया में ई रूपी आ चुका है। जब ये ई रूपी आया था तो लोग ये कह रहे थे कि यूपीआई से तो ऑलरेडी काफी ज्यादा सब कुछ हो ही जाता काम, तो ई रूपी का जरूरत क्या था? लेकिन अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि ई रूपी का इम्प्लीमेंटेशन इस जगह पे, इसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए रूपी के लिए। उसी तरह जब इंडिया ने ई रूपी लाया तो सेम तरीका से चाइना भी ई यन लेके आया। ब्राजील का अपना करेंसी का टेस्टिंग चल रहा, लेकिन रशिया ने ऑलरेडी ई रूबल लेके आ चुका है। तो अगर ब्रिक्स करेंसी को देखा जाए तो इंडिया, चाइना, रशिया ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं अपना ई रूपीस या अपना जो ई लोकल करेंसी है उसको लेके। अब काम है कि ये सारा ई करेंसीज को सेंट्रलाइज्ड करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो एक दूसरे से जब ट्रांजैक्शन करे तो इजीली वो कन्वर्ट हो जाए। सपोज चाइना येन पे इंडिया को भेजेगा, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के थ्रू से इजीली वो इंडिया पे रूपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिस्टम को डेवलप करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। सेकेंड थिंग, ब्रिक्स के पास पावर तो बहुत है, क्योंकि वर्ल्ड का 35% ट्रेड लगभग ये ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर ही होता है। पॉपुलेशन वाइज भी देखा जाए तो 40% से ज्यादा पॉपुलेशन ब्रिक्स कंट्रीज में ही रहता है, लेकिन इस कंट्रीज में आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई है। जैसे इंडिया चाइना, चाइना रशिया, ये लोग आपस में नहीं बनते हैं। सेकेंड इसमें चैलेंजेस आएगा कि क्या इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। अब ये तो टाइम आने पे ही पता चलेगा, लेकिन ब्रिक्स करेंसी का कॉन्सेप्ट अगर सक्सेसफुल नहीं भी होता है तो भी डॉलर का डोमिनेंस टाइम के साथ खत्म होना ही है। हम लोग ऑलरेडी डेटा से देखें कि टाइम के साथ ऑलरेडी डॉलर का रिजर्व घटते जा रहा है। इवन ट्रेड पे भी बाकी और भी कंट्री दूसरे दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है। तो अगर फाइनल कंक्लूजन पे जाते हैं कि डॉलर कंप्लीटली कब तक कोलैप्स हो जाएगा, देखिए ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आईएमएफ का स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ कि डॉलर कभी भी कोलैप्स इतना इजीली नहीं होने वाला विदाउट एनी कोई बड़ा वार के। तो अगर डॉलर को कोलैप्स होना है तो वार होना ही होना है, और वो भी कोई छोटा मोटा वार नहीं, बहुत अच्छा खासा वार होगा। रीजन समझो इसके पीछे, यूएस के पास सिर्फ 2 चीज है, एक है अच्छा ब्रेन और दूसरा है डॉलर। अनफॉर्चुनेटली उसका जो भी अच्छा ब्रेन है वो बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है। अब देख लीजिए आज के डेट में जितने भी कंपनी का बड़े बड़े सीईओ, इवन फाउंडर्स तक, मार्क जुकरबर्ग, इस तरह का जो भी फाउंडर्स है या और भी ऐसा फाउंडर्स है, वो भले ही पैदा हुआ है यूएसए में, लेकिन उसका ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का अगर हिस्ट्री निकालोगे तो सब बाहर से आए हुए हैं। इलॉन मस्क खुद साउथ अफ्रीका में पैदा हुए,
हुए हैं लेकिन यूएस में जाके बसे हुए हैं। तो ये जो अच्छा ब्रेन जो है वहाँ पर, ये लोग देश के साथ इतना प्रेम नहीं रखेंगे क्योंकि वो उनसे उतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उस कंट्री के साथ। आज वो लोग इसीलिए यूएसए में हैं क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज बहुत अच्छा मिल रही है और यूएस का गवर्नमेंट को ये अच्छे से पता है अगर कोई और कंट्री इस लेवल का फैसिलिटीज देने लग जाए तो ये लोग उठ के चले जाएंगे उधर। भले डायरेक्टली ना जाए लेकिन स्लोली वो अपना हेडक्वार्टर उधर शिफ्ट करेंगे या उधर ऐसा ऑफिस खोल देंगे कि धीरे-धीरे उधर से ज़्यादा बिज़नेस होने लगे और जब उधर डोमिनेट करने लगे तो उधर हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देंगे। तो एक तो ये डर है यूएसए का। दूसरा है डॉलर। अगर यूएस डॉलर से भी हाथ धो के बैठता है तो यूएस और अफ्रीका का लोगों में कुछ खास फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए बिना वार का यूएस डॉलर का ये रेस को इतना ईज़िली हारने वाला नहीं है। जब भी वो देखेगा कि ये वार हार रहे हैं हम या डी-डॉलराइज़ेशन कोई करने का कोशिश कर रहा तो उसको वो रिटेलिएट करेगा ही करेगा। दूसरा लोग ये कहते हैं कि गोल्ड रिप्लेस कर दो डॉलर से क्योंकि नेक्स्ट सुपर पावर तो चाइना होने जा रहा। इंडिया कब होगा उसका कोई अभी तक आइडिया नहीं है लेकिन नेक्स्ट सुपर पावर चाइना ये तो क्लियरली दिख रहा। तो लोगों को प्रॉब्लम ये है कि चाइना का गवर्नमेंट पे लोग भरोसा नहीं करते हैं। तो चाइनीज यन को नेक्स्ट करेंसी मानना बहुत डिफिकल्ट है। तो गोल्ड को नेक्स्ट करेंसी मान सकते हैं क्या? देखिए एज ए रिजर्व गोल्ड को रखा जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन जब हमें ट्रेड करना हो तो उसको बहुत बार ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो गोल्ड को ले जाके ट्रांसफर करना हर ट्रेड के साथ ये काफी टीडियस जॉब है। तो इसलिए गोल्ड एज ए रिजर्व करेंसी तो बन सकता है कि लेकिन डॉलर का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। डॉलर का रिप्लेसमेंट के लिए कोई करेंसी ही चाहिए। मे बी ब्रिक्स करेंसी इसका अल्टरनेटिव हो सकता है लेकिन अब टाइम के साथ ही पता चलेगा कि वो कितना सक्सेसफुल है। होप आपको इस वीडियो से डीडॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।